नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे साथ हैं आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राकेश पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। आज यूजीसी को लेकर सर्वोच्च अदालत का एक आर्डर आता है, आदेश आता है। ये ठीक वैसे ही था जैसे अरावली के पर्वत पर सुप्रीम कोर्ट अपने ही कहे हुए आदेश को बदलता है। ठीक वैसे ही इस आदेश को अपने कोई फिर बदल लिया। बदला क्यों, ये सवाल है। क्योंकि इस पूरे आदेश के बाद जो हालत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बनी, वो किसी ने सपने में भी नहीं सोची थी कि मोदी और शाह की इतनी बड़ी दुर्गति होगी। पोस्टर पे जूतम पेजार हुई, कालिक पोती गई, और जो नारे जेएनयू में लगे, जिनकी वजह से कई लोग जेल में बंद हैं, वो नारे सड़क पर लगे। तो क्या इन नारे लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी? और सबसे बड़ा अहम जो सवाल था वो ये था कि भाजपा के जो अंधभक्त समर्थक ट्रोलर थे, यूट्यूबर थे, वो ही इसका खुलकर विरोध कर रहे थे। मैं इसे दो तरीके से देख रहा हूं, शायद राकेश सर की अलग अपनी सोच हो। मैं इसको ऐसे देख रहा हूं कि कहीं इसके पीछे कोई ऐसी सुनियोजित चाल तो नहीं थी कि सवर्ण धीरे धीरे नाराज हो रहा था। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण बनाम क्षत्रिय संघर्ष बनता चला जा रहा है कुर्सी को लेके। ब्राह्मण विधायक एक कमरे में बंद होकर अपना एक पार्टी करते हैं और उस पार्टी को प्रदेश अध्यक्ष नसीहत देते हैं, बाकी किसी जाति को नहीं दी गई। फिर उसके बाद एक अधिकारी इस पर इस्तीफा देते हैं। तो जो ये सुलगाई गई आग हो कि उत्तर प्रदेश में पीडीए मजबूत हो रहा है, तो क्यों ना प्रधानमंत्री पिछड़े और दलितों के साथ खड़े होकर चुप हो जाएं और उधर से गाली दिलवाई जाए। फिर प्रधानमंत्री जी आए और कहें कि मैंने तो इतनी गालियां खाई आपकी वजह से कि मुझे तो बक्सा नहीं, मैंने कई कुंटल गालियां खा ली इस पूरे आंदोलन में। और फिर वो सहानुभूति बटोरने की कोशिश करें। कुछ जो इदा किदा छोटे पिछड़े तबके में छोटी जातियां हैं, वो जो थोड़ी नाराजगी जता रही थी, वो निकल जाएं। इसमें कई लोग ये भी सवाल कर रहे थे, कुर्मी और यादव सैचुरेट कौमें हो चुकी हैं, इन्हें बाहर किया जाए। तो ये कौन सा खेल था? मेरे दिमाग में अपने में सवाल आया तो मैंने राकेश सर के सामने रख दिया है, वो बेहतर इस पर बता देंगे। तो ये कोई साजिश थी, षड्यंत्र था, और ये 8 दिन का खेल था? कोई पास था, कोई फेल था? वो तो अच्छा रहा कि विपक्ष इस ट्रेप में नहीं फंसा। तो राकेश सर, इस पूरे प्रकरण को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि बड़ा मैंने पूरा सवाल अपना रख दिया आपके सामने। देखिए शिव कुमार जी, ये पूरा खेल राजनीति से प्रेरित था, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ उसमें ये बात भी सामने आ गई कि सरकार ने ऐसी चाल चली थी जिसे हम दुधारी तलवार कह सकते हैं, दोनों तरफ से मार करने वाली थी वो। वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि जिन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा हो, सरकार के बनाए नियमों को चुनौती दी गई हो और उस सुनवाई में सरकार का कोई नुमाइंदा मौजूद न रहे। जहां तक मेरी जानकारी है, केंद्र सरकार की तरफ से कोई भी व्यक्ति इस बहस में मौजूद नहीं था। सॉलिसिटर जनरल होते हैं, असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल हैं, तमाम सरकारी वकील होते हैं। बड़ा अमला है, बहुत बड़ा अमला होता है सरकारी वकीलों का। और कोई भी मामला जिसमें सरकार को चुनौती दी जाती है, सरकार के किसी आदेश को, किसी दिशा निर्देश को चुनौती दी जाती है, तो सबसे पहले अदालत भी सरकार का पक्ष सुनती है, पूछती है यहां पर सरकार की तरफ से कोई है क्या। मालूम हुआ कि आज तो कोई था ही नहीं सुप्रीम कोर्ट में। क्या यह सचमुच में इतनी हल्की और छोटी बात है कि जिस मुद्दे पर पूरे देश में एक बड़ा तबका तथा कथित सवर्ण समाज सड़कों पर उतरा हुआ हो, प्रधानमंत्री की तस्वीरें जूते चप्पलों से कूटी जा रही हो, उनकी कब्र खोदने के नारे लग रहे हो, गृह मंत्री को चोर कहा जा रहा हो, पुतले जलाए जा रहे हो, सारे राज्यों में आंदोलन चल रहा हो, एक तबके का सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और सरकार को मालूम ही नहीं हो कि आज सुनवाई है तो हम अपने किसी वकील को भेज दें वहां। अब नोटिस जारी किए गए, शायद 19 मार्च लगी है, तब सरकार की तरफ से जवाब दावा पेश किया जाएगा। लेकिन सरकार जो चाहती थी वो उसने कर लिया। एक तरफ
दलित, आदिवासी, अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को यह बता दिया कि हम तो आपके सम्मान के लिए यूजीसी के जरिए नियम लाए थे कि जो उच्च शिक्षा के परिसर हैं वहां पर किसी भी तरह का भेदभाव न हो। उसमें धर्म, जाति, लिंग, भाषा, क्षेत्र, पहनावा, सारी चीजें शामिल हैं। आप किसी भी आधार पर किसी साथी से, अपने सहपाठी से भेदभाव नहीं कर सकते। ये गाइडलाइन थी। और मजे की बात यह है कि खुद सुप्रीम कोर्ट 2012 में इसी तरह की गाइडलाइन बनाने का निर्देश दे चुका था। सरकार ने पहले से इस तरह की गाइडलाइन बनाई हुई थी। उनमें कुछ संशोधन किए गए कि अब जो कमेटी होगी शिकायत की जांच करने के लिए, उसमें ये जो पक्ष है, यानी छात्रों का जो पक्ष है, उनमें से भी कोई रहेगा, कमेटी होगी, उसकी जांच होगी, फिर वो रेस्ट्रिकेट भी कर सकेगी, वगैरह वगैरह, बहुत सारे उसमें प्रावधान है। तो इसमें ऐसा कोई आसमान तो टूट नहीं पड़ा था। अब जहां तक सवाल है, चीफ जस्टिस ने कहा कि बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं, पिछड़े वर्ग और दलितों में से भी, जो आगे बढ़ चुके हैं, संपन्न हो चुके हैं, अब उन्हें इस तरह की जरूरत नहीं है। इसमें मेरा सिर्फ एक सवाल है, इस देश में प्रधानमंत्री से ज्यादा संपन्न, ताकतवर, सर्वशक्तिमान और कौन हो सकता है? देश के प्रधानमंत्री से बड़ा पद तो और किसी का नहीं। लेकिन इस आंदोलन में पिछले 4 दिनों में, 5 दिनों में प्रधानमंत्री के पद पर बैठे व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से जातिगत गालियां दी गई हैं। सोशल मीडिया पर उन्हें तेलिया लिखा गया है। यह लिखा गया है कि बुजुर्ग कहते थे कि सुबह सुबह तेली की शक्ल नहीं देखना चाहिए। उनकी जाति को लेकर कितने अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। तो मैं सीजेआई साहब से पूछना चाहता हूं कि अगर संपन्न हो जाने से कोई भी व्यक्ति जातिगत भेदभाव से ऊपर हो जाता है, तो प्रधानमंत्री को इतनी गालियां कैसे दे दी गई? ये तथाकथित सवर्ण समाज, उच्च वर्ग, पहले मैं स्पष्ट कर दूं, मैं किसी भी वर्ग को, किसी भी जाति को उच्च या निम्न नहीं मानता, किसी भी जाति को नीची जाति नहीं मानता। कानूनन भी, संवैधानिक रूप से भी ये गलत है। कोई धर्म, जाति न नीचा है, न कोई दूसरा धर्म और जाति ऊंचे है। तो सीजेआई साहब बताएं कि जब इस देश के प्रधानमंत्री को जातिगत गालियां दी जा सकती हैं, तो विश्वविद्यालयों में, कॉलेजेस में साधारण घरों से आए हुए या संपन्न घरों से आए हुए दलित, आदिवासी, पिछड़े या अल्पसंख्यकों को तथा कथित सवर्ण समाज गालियां क्यों नहीं दे सकता? ये जो वर्गीय श्रेष्ठता का, जातिगत श्रेष्ठता का भाव है, ये किसी के संपन्न हो जाने से खत्म नहीं होता। कोई भी व्यक्ति अगर दलित है, आदिवासी, वो कितना भी संपन्न हो जाए, आज भी इस देश में जो कथित सवर्ण समाज है, वो उस वर्ग को हेय दृष्टि से ही देखता है। तो सीजेआई साहब ने जो प्रवचन आज दिए हैं, ये उनके उसी ब्राह्मणवादी सोच का परिचायक हैं जहां से वे आते हैं, जहां उनकी जड़ें हैं। उन्हें एक बार ये कल्पना करके देखना चाहिए था कि सदियों की दास्तां, सदियों के अत्याचार, सदियों के भेदभाव, हजारों साल के जातिगत भेदभाव को सिर्फ एक नियम से बदला नहीं जा सकता, खत्म नहीं किया जा सकता। समाज को लगातार उस दिशा में काम करना पड़ता है, बार बार नियम और कानून बनाने पड़ते हैं। और अगर हमारा समाज इतना ही सभ्य, सुसंस्कृत हो चुका होता, तो न तो अत्याचार निवारण कानून की जरूरत पड़ती, एट्रोसिटी एक्ट की, न दहेज उत्पीड़न जैसे कानून बनाने पड़ते, और न इस तरह के और बाकी जितने एक्ट्स हैं जो इस तरह के भेदभाव को रोकने वाले कानून हैं, वो कानून ही बनाने नहीं पड़ते। तो आज जो कुछ हुआ, उसके पीछे एक पूरी रणनीति मुझे दिखाई देती है। अब जो आप पूछ रहे थे क्या ये कोई योजना थी या साजिश थी, मैं उसे साजिश नहीं कहूंगा, रणनीति कहूंगा। नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने हो सकता है रणनीति बनाई हो कि एक तो इस तरह का नियम ले आओ। ये नियम है, पहले तो एक बात स्पष्ट समझ लें, कानून नहीं है, यूजीसी की गाइडलाइन है, यूजीसी के नियम है।
और इसमें कोई झूठी शिकायतों पर भी किसी को फांसी नहीं होनी थी, कोई बड़ी सजा नहीं होने वाली थी, उसकी लंबी जांच प्रक्रिया थी, सबके पक्ष सुने जाने थे। अगर किसी ने शिकायत की है, किसी दलित ने सवर्ण छात्र के खिलाफ, तो एकदम न तो उसे कॉलेज से निकाला जाना था, न उसकी मार्कशीट रोकी जानी थी। लंबी जांच प्रक्रिया थी, उसको अपना पक्ष रखने का भी अवसर मिलता। लेकिन सरकार ने इन नियमों के जरिए एक तो उस बड़े वर्ग को संतुष्ट करने की कोशिश की, जैसे हम और आप पीडीए कहते हैं, जैसे अखिलेश यादव और राहुल गांधी जिसके हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो राहुल गांधी कहते हैं जातिगत जनगणना होगी तो जो बड़ा हिस्सा है जातियों का जो वंचित है आज तक, उसे अवसर मिलेगा। तो एक तो इन नियमों से उन्हें संतुष्ट कर लिया कि हम आपके लिए तो नियम लाए थे। जब दूसरा वर्ग नाराज हो गया, सड़कों पर उतर आया, जूते चप्पल मारने लगा, कब्र खोदने लगा कुदाली लेकर, तो पिछले रास्ते से स्टे करवा दिया। सीजेआई के जरिए अब इन नियमों पर स्थगन आदेश आ गया है। लेकिन मैं फिर पूछ रहा हूं, इस 4 दिन के 5 दिन के आंदोलन ने ही ये बता दिया है कि यूजीसी के ये नियम कितने जरूरी हैं। जो लोग सड़कों पर प्रधानमंत्री को गाली दे सकते हैं जातिगत तौर पर, वे विश्वविद्यालय परिसर में दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ, अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ कैसा सलूक कर सकेंगे, कर सकते हैं, करते रहे होंगे, इसकी कल्पना मात्र की जा सकती है। अब लेकिन ये भविष्य की बात है कि ये दोनों हाथों में लड्डू सचमुच में नरेंद्र मोदी के आ पाया है, या वे दोनों दिन से गए, हलवा मिले ना मांडे। ये कल पता लगेगा, यानी आने वाले समय में। जी शिव कुमार सर, प्रयास तो पूरा था। इसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि जो ट्रोलर थे वो उनके सबसे अभिन्न मित्रों में से थे, जो उनके लिए अपनी जी जान देते थे, वो विरोध मित्र मत कहिए, भक्त थे वे तो, उनके चरण सेवक। मित्र कौन हो सकता है नरेंद्र मोदी का? वे तो भगवान है, अवतार हैं, नॉन बायोलॉजिकल है। गलती हो गई। ये लोग तो उनके भक्त थे, तो जो गालियां दे रहे हैं। उन भक्तों ने एकाएक इसे कानून बना दिया। आपने अभी नियम बताया, उन्होंने इसे कानून बना दिया और फिर अपना साजो सामान लेकर मैदान में कूद गए। और सबसे ज्यादा अगर गालियां पड़ी तो वो पिछड़े वर्ग से आने वाले धर्मेंद्र प्रधान पर पड़ी। कोई कीलों का जूता बनवा रहा था, कोई कुछ बनवा रहा था, और वो लोग सार्वजनिक बनवा रहे थे और उनका ही समर्थन रहता है भाजपा को। तो मैं ये नहीं समझ पाया कि ये सब होता रहा। एक नारा भी आपने सुन लिया होगा, कब्र खुदेगी यूजीसी के मैदान में, क्या क्या था, छाती पे। तो क्या इन सब से देश में समरसता पैदा होगी? देश विकराल परिस्थितियों में जूझ रहा है सर। आज 92 रुपया क्रॉस हो गया डॉलर, और पूरे विश्व में जो करेंसी डाउन हो रही है वो रुपीज हो रही है। हर करेंसी का अगेंस्ट गिर रही है, ये नहीं कि $1 के अगेंस्ट गिर रही हो। पाकिस्तान से पीछे हो गए हैं। बाकी हर जगह चीन की करेंसी डॉलर के अपेक्षा अपना बढ़ोतरी कायम की है। जापान का डॉलर भी आगे बढ़ रहा है। आप सबको छोड़ दो, अरब कंट्रीज का रियाल आगे बढ़ रहा है। लेकिन क्या भारत का रुपया डॉलर से ही नहीं, सभी करेंसी से नीचे जा रहा है। और हम यहां कब्र खोद कर काम चला रहे हैं। हम यूजीसी के नियम पर भयंकर विद्रोह करा के काम चला रहे हैं। हमारे यहां कोई नहीं बात हो रही है। हम डिफेंडर को 50 लाख रुपया सस्ता भारत में ले आए, इसके प्रचार से काम चला रहे हैं। क्या डिफेंडर वो गांव का गरीब ले लेगा जो यूनिवर्सिटी में अपने लिए एक अदना नियम चाहता है कि हम पढ़ने के लिए हमें एक राहत मिल जाती? जो ड्रॉप आउट की सूची आप पढ़ते हैं तो उसमें ड्रॉप आउट में सबसे पहले नंबर पर दलित और पिछड़े होते हैं। इस पर देखिए शिव कुमार, एक जरूरी बात और छूटी जा रही है। जिन विश्वविद्यालय परिसरों में, उच्च शिक्षा के अन्य केंद्रों में इस नियम को लागू होना है, वहां आज के आंकड़े कहते हैं, आज के आंकड़े क्या है? देश के 80% से ज्यादा विश्वविद्यालयों के कुलपति कथित रूप से उच्च वर्ग के हैं, कथित रूप से सवर्ण है। मैं सवर्ण के आगे भी तथाकथित लगाता हूं, कोई सवर्ण और अवर्ण नहीं है,
सब मनुष्य हैं, सब बराबर है। लेकिन जो जातियों का हमारे यहाँ वर्गीकरण है, यूजीसी के आंकड़े बताते हैं कि 80% से ज्यादा कुलपति सवर्ण हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन परिसरों में क्या हाल होता होगा। जहां तक सवाल इस घटना, इस नियम के बाद जो आंदोलन हुआ, उसने हमारे समाज की समरसता को कितना नुकसान पहुंचाया है, ये सवाल आपका है। तो मैं समझता हूं ये पिछले 11 सालों में, 12 सालों में एक ऐसी बड़ी घटना है जिसने हमारे समाज के विद्रूप चेहरे को, विकृत चेहरे को अनावृत कर दिया है, बेनकाब कर दिया है। दुनिया के सामने हमने ये बता दिया है कि हम कितने ज्यादा जातियों के भेद में डूबे हुए हैं, हम कितने ज्यादा गिरे हुए हैं कि अपने प्रधानमंत्री को जातिगत गाली दे सकते हैं। तो इस समाज में जो एक झीना सा पर्दा था कि हम प्रगतिशील हो गए हैं, हम सभ्य हो गए हैं, हम सुसंस्कृत हो गए हैं, वो इन 5 दिनों में पूरी तरह से बेनकाब हो गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सवर्ण समाज अपने आप को समाज का अगुआ मानता है, ब्राह्मण, ठाकुर, क्षत्रिय, वैश्य, वे खुद कितने ज्यादा जाति के बोध में जकड़े हुए हैं, ये उन्होंने बता दिया है। तो जो समाज आज तक 21वीं सदी में इस तरह से विभाजित हो, जाति की जड़ें इतनी गहरी तक पैठ किए हुए हों, उस समाज में आर्थिक तरक्की का वही हाल होगा जिसका आपने उल्लेख किया। हमारी मुद्रा की हालत तो पाकिस्तान से भी गई बीती हो गई है। आज सुबह से सोशल मीडिया पर बहुत आंकड़े आ गए हैं कि हमारी मुद्रा और पाकिस्तान की मुद्रा में क्या अंतर है, हम उससे कितना पिछड़ गए। और ये उस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हो रहा है जो जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्हें सब कुछ पता था कि रुपया क्यों गिर रहा है। तब वे कहते थे रुपए के गिरने से देश का सम्मान गिरता है, प्रधानमंत्री की इज्जत गिरती है। रुपए के गिरने और दिल्ली सरकार के गिरने में होड़ लगी है। वे नरेंद्र मोदी रुपया $1.92 का होने पर चुप्पी साधे बैठे। और अब एक सबसे जरूरी बात मैं फिर दोहरा दूं, इस आंदोलन में जिस तरह के नारे लगे, जिस तरह एक कोई हिंदूवादी था वो तलवार भांज रहा था, प्रधानमंत्री को सीधे चुनौती दे रहा था हाथ में तलवार लेकर। आगरा के वकीलों ने अभी जूते चप्पल बरसाए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की तस्वीरों पर। जरा एक पल के लिए कल्पना करके देखिए कि ये आंदोलन बिल्कुल ठीक इसी स्वरूप में दलितों, आदिवासियों या पिछड़े वर्ग के लोगों की तरफ से हुआ होता, या ये आंदोलन अल्पसंख्यकों की तरफ से हुआ होता, किसी और मुद्दे पर, किसी विषय में, किसी नियम या कानून को लेकर इस तरह से मोदी की कब्र खोदने के नारे लगे होते, इस तरह जूते चप्पल बरसाए गए होते, तो शिव कुमार जी मुझे बताइए कि अब तक कितने घरों पर बुलडोजर चल चुका होता, कितने लोग सलाखों में होते, जेल में होते। लेकिन इस मुद्दे पर चूंकि गाली देने वाले अपने ही लोग हैं, जूते मारने वाले भी अपने ही लोग हैं, फावड़ा और कुदाल लेकर कब्र खोदने निकले लोग भी अपने ही हैं, इसलिए किसी की भावनाएं आहत नहीं हुई। गोदी मीडिया पर कोई डिबेट नहीं चली, प्राइम टाइम डिबेट नहीं हुई। एक बड़ी एंकर है बहना, उनका एक वीडियो फिर से वायरल हो रहा है। जेएनयू में जब नारे लगे थे तो उनको ताव आ रहा था कि जिस देश के प्रधानमंत्री को 28 देशों ने सर्वोच्च सम्मान दिया है, उसकी कब्र खोदने के नारे लग रहे हैं। अब पिछले 2 दिन से उनमें से किसी एक भी एंकर को ताव नहीं आया। जगत प्रकाश नड्डा जेएनयू में लगे नारों पर बिलख बिलख कर बयान जारी कर रहे थे कि हमारे प्रधानमंत्री की कब्र खोदने की मांग हो रही है, नारे लग रहे हैं। संसद में उधम हुआ था कि देखिए किस तरह से पूरी भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर रो रही थी कि हमारे प्रधानमंत्री की कब्र खोदने के नारे लग रहे हैं। अब एक भी बयान नहीं आया। मैं तो प्रधानमंत्री से ही पूछना चाहता हूं अगली किस सभा में वे गिनती गिनाएंगे
कि यूजीसी नियमों पर उन्हें कितने किलो गालियां दी गई थी। अगली किस सभा में वे बताएंगे कि मेरी कब्र खोदने के नारे लगे थे। और अगर वे ये सब नहीं बताते तो ये मानकर चलिए कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अपने ही लोग उन्हें जूते मार रहे थे, चप्पलों से पीट रहे थे उनकी तस्वीरों को। उनकी कब्र खोदने वाले उनके अपने कुनबे के लोग थे। इसलिए मैं तो ऐसा मानता हूं कि वे घर की बात है, उनके घर के लोगों को अधिकार है, वे अपने मुखिया को जूते चप्पल से मारें, उसकी कब्र खोदें हमारी बला से। लेकिन वो मुखिया सिर्फ उनका मुखिया नहीं है, वो देश का मुखिया है। इसलिए हम उनके सम्मान की चिंता कर रहे हैं। कोई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी, अंधभक्तों की फौज, उनकी ट्रोल आर्मी, उनका व्हाट्सएप विश्वविद्यालय, नरेंद्र सुपुत्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री भारत सरकार के सम्मान की चिंता नहीं कर रहा। शिव कुमार मिश्रा कर रहे हैं, डॉक्टर राकेश पाठक कर रहे हैं। हम भूरी भूरी निंदा करते हमारे प्रधानमंत्री की कब्र खोदने के नारों की। हमने उस दिन भी निंदा की थी जब जेएनयू में नारे लगे थे। हम आज भी कह रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री की तस्वीरों पर जूते चप्पल नहीं पड़ना चाहिए। तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? जिस तरह जेएनयू में नोटिस दिया गया विद्यार्थियों द्वारा, गोंडा के कलेक्टर ने अब तक चिन्हित क्यों नहीं किया कि कौन कब्र खोदने के नारे लगा रहा था? क्या कर रहा है गोंडा का एसपी? आगरा के कलेक्टर एसपी कहां घुइयां छील रहे? क्यों नहीं मुकदमा दर्ज कर रहे प्रधानमंत्री के अपमान का? इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो वर्ग है नरेंद्र मोदी का भक्त वर्ग, ये जो कुनबा है, जो उनको अपना भगवान समझता है, उन्हें भगवान विष्णु का अवतार समझता है, जिनकी पूजा करता है, मंदिर बने हैं नरेंद्र मोदी के, पूजा होती है, और उनको जूते मार रहे हैं, आप उनकी कब्र खोद रहे हैं। ये बिना जमीर के लोग हैं। इनके पास न तो जमीर है, न स्वाभिमान है, न संवेदना है, न भावना है। ये भावना शून्य लोग हैं, ये ज़ॉम्बीज हैं, ये रोबोट हैं। इन्हें इशारे पर नचाया जाता है, चाबी भर दी जाती है, किसका विरोध करना है, किसका समर्थन करना है, कब चुप रहना है, कब बोलना है। इसलिए इनसे उम्मीद मत कीजिए। जी शिव कुमार सर, एक बहुत बड़ा कमेंट आ गया है, नाम तो जानते ही होंगे, केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह। हाँ। उन्होंने लिखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी एवं माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का हार्दिक आभार। यूजीसी नियम पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोक से देश के विद्यार्थियों, शिक्षकों और शैक्षणिक संस्थानों को बड़ी राहत मिली है। मोदी सरकार की पहचान सबका साथ, सबका विकास तथा एकता के साथ न्याय, संतुलन व संवैधानिक मूल्यों की दृढ़ रक्षा है। अब सर ये लिखा इन्होंने कमेंट, अब इसका फैक्ट चेक कर दिया ट्विटर ने। अब ट्विटर ने फैक्ट चेक लगा दिया, वो तत्काल आपकी पोस्ट का चेक करके और नीचे लगा देता है। अब उसने लिखा, नए यूजीसी नियमों का व्यापक रूप से विरोध होने के बावजूद पीएम मोदी और अमित शाह इस मुद्दे पर चुप थे। नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। पोस्टकर्ता मोदी और शाह को श्रेय दे रहे हैं जो वास्तविकता से परे है। अब क्या करें, कहां मुंह छिपाएं, कहां जाएं? इसलिए मैं कह रहा था कि ये लोग रोबोट हैं, ये लोग ज़ॉम्बीज हैं। इनके मंत्रियों से लेकर सांसद, विधायक, इनके अंध समर्थक, अंध भक्त, इनको इतना नहीं। सर एक और ट्वीट किया जो डिलीट करके भाग गए उन्हीं साहिबान ने, कि सनातन को बांटने वाले यूजीसी के नियम पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाए जाने पर हार्दिक आभार। यह निर्णय भारत की सांस्कृतिक एकता और सनातन मूल्यों की रक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण है। मोदी सरकार की पहचान सबका साथ, सबका विकास और सनातन की अखंड एकता है। अब आप बताइए, रोकना घटना है, जहां रोका गया है उस तरफ 25% वर्ग है, जिनको संभाला गया है उनका 75%। तो ये कौन सी एकता है? कोई एकता नहीं है। इनको मैंने कहा ना, इनके पास बल, बुद्धि, विवेक कुछ बचा ही नहीं है। नियम लागू करने वाली सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार, आंदोलन करने वाले नरेंद्र मोदी और बीजेपी के समर्थक,
रोक लगाने वाला सुप्रीम कोर्ट। गिरिराज सिंह नियम लागू हो तो तारीफ करेंगे, मास्टर स्ट्रोक बताएंगे, स्टे लग जाए तो मास्टर स्ट्रोक कहेंगे। ग्रोक ने सही कहा है कि ये रोक नरेंद्र मोदी अमित शाह ने नहीं लगाई है, ये सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है। तो इन लोगों का कुछ भी नहीं है, ये इमली के पत्ते पर गुलाटी खा जाते हैं। इनको सूझ नहीं रहा कि कल तक जो नियम सरकार ने बनाए थे, लागू किए थे, यूजीसी ने दिशा निर्देश सरकार के कहने पर सरकार की संसदीय समिति द्वारा निर्धारित नियमों को लागू करने की बात कही है हायर एजुकेशन में, स्टे लगाया है सुप्रीम कोर्ट ने। नरेंद्र मोदी अमित शाह के कसीदे किस बात पर काढ़ रहे? और कल अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इनमें ये जो संशोधन कर दीजिए, बाकी सब यथावत रहेंगे। झूठी शिकायत पर दंड का प्रावधान, मान लीजिए एक आध प्रावधान बढ़ा दिया, तब फिर क्या करेंगे गिरिराज सिंह? सबका साथ सबका विकास हो रहा था, तोड़ने का आंदोलन बीजेपी के लोग चला रहे थे, सबके गले में भगवा पट्टा था, ज्यादातर हिंदू हृदय सम्राट के समर्थक थे, उनकी पूजा करने वाले थे। बांटने का काम भी आप करो, स्टे लग जाए तो सबका साथ सबका विकास की बात करो। इन लोगों के पास कुछ भी नहीं है कहने के लिए, ये निहायत बेशर्म लोग हैं। सत्ता में बैठकर बांटने का काम खुद कर रहे हैं, बटोगे तो कटोगे का नारा लगाते हैं, धार्मिक आधार पर और जातियों में खुद बांट रहे हैं इस देश को। ये जो हिंदू राष्ट्र था, 4 दिन में पता लग गया कि हिंदू राष्ट्र में तो सवर्णों के सिवा बाकी किसी का कोई स्थान ही नहीं होगा। न दलितों को ये हिंदू मान रहे हैं, न आदिवासियों को, न अन्य पिछड़ा वर्ग को। तो कैसा हिंदू राष्ट्र होगा ये? तो इनकी हर तरह से कलई खुल गई इस एक नियम से। जी शिव कुमार। नहीं सर, आपने बहुत ढंग से समझा दिया। हालांकि इन्होंने तो अपना श्रेय दिग्विजय सिंह को देना चाहा कि वो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन है और वो सारा वो भी बेशर्मी है, दिग्विजय सिंह का है। लेकिन कांग्रेस यहाँ होशियार निकली, उसने कहा 70% सांसद तो एनडीए के हैं, इसमें दिग्विजय सिंह क्या करेंगे? और तब तक नहीं तो मैं तो साफ कह रहा हूं, फिर तो इस देश को, इन अंधभक्तों को मान लेना चाहिए कि दिग्विजय सिंह नरेंद्र मोदी से ऊपर है। नरेंद्र मोदी की सरकार को दिग्विजय सिंह चला रहे हैं, वो जो चाह रहे हैं वो हो रहा है इस सरकार में। तो उनके चरण कमलों को जाके प्रणाम करो। फिर काहे के नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है? जो लोग दिग्विजय सिंह पर ठीकरा फोड़ रहे थे, उन जड़ बुद्धियों को यह नहीं मालूम था कि उस संसदीय समिति में 17 तो बीजेपी के सांसद हैं, 70% एनडीए के सांसद हैं। स्वाभाविक तौर पर सत्ताधारी पार्टी के ज्यादा लोग होते ही हैं किसी भी संसदीय समिति में। तो दिग्विजय सिंह पर क्यों ठीकरा फोड़ रहे थे भाई? उसकी कलाई भी खुल गई है। तो अब इनके पास मुंह छुपाने की कोई जगह है नहीं। यूजीसी नियमों के मामले में नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थक सबके सब बेनकाब हो गए। जी शिव कुमार। ठीक है सर, आपने बहुत ढंग से समझाने का प्रयास किया है और आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।